पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वहां पर बम धमाके ना हो। बलूचिस्तान हो, वजीरिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो और तो और अब तो टीटीपी की एंट्री पीओके में भी हो गई है। जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को टारगेट करती रही थी, वो अब पीओके में भी मुनीर की सेना पर हमले करने लगी है। सवाल अब ये कि क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीओके में भी गदर मचाने वाली है, क्योंकि अभी खबर मिली है कि अफगान बॉर्डर पर टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में भीषण युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। इस बीच कुछ बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। जी हां, अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में भीषण जंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में सीमा पर झड़पें जो थी वो युद्ध में तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगान बॉर्डर पर टैंक्स उतार दिए हैं। टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को घात लगाकर मार रहे हैं। डूरंड लाइन के पास चंगाई में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में जंग की शुरुआत हो गई है। बारावचा में चौकी के निर्माण को लेकर झड़प हुई थी, जो अब युद्ध में तब्दील हो गई है। उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी हैं जो अब रह रहकर सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती अलग अलग लेवल पर पहले से पाकिस्तान में थी, उसे और ज्यादा बढ़ाने का काम यहां पर टीटीपी ने किया है। जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित थी या बलूचिस्तान तक सीमित थी, वो अब पीओके में आकर दाखिल हो गई और पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया है। इसमें नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, टीटीपी की तरफ से भी और पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी। अब आप देखिए कि कैसे टीटीपी की पीओके में एंट्री हो गई है और उसको लेकर दावे किस तरीके के हैं। रिपोर्ट देखिए। अब टीटीपी की पीओके में एंट्री। पीओके में पाकिस्तान के लिए खतरा बना टीटीपी। टीटीपी का वार पीओके में पाक शिकार। अफगान बॉर्डर पर टीटीपी से मुनीर की सेना पहले से ही पस्त है। अब पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी पुलिस का गुफा में छिपे टीटीपी के 4 आतंकवादियों से पाला पड़ गया। एसएसपी रावलकोट रियाज मुगल के मुताबिक पुलिस को हुसैन कोट के जंगलों में टीटीपी की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान टीटीपी लड़ाके गुफा में छिपे हुए पाए गए। इसके बाद गुफा को घेर लिया गया और संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस मुठभेड़ में सभी 4 टीटीपी लड़ाके मारे गए। मारे गए टीटीपी लड़ाकों की पहचान जरनोश नसीम, उसके भाई जिब्रान नसीम, उल्फत नाम का एक संदिग्ध और एक अज्ञात के रूप में हुई है। घटनास्थल से 3 कलाश्निकोव राइफल, हथगोले, 4 आत्मघाती जैकेट और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सवाल ये कि टीटीपी के लड़ाके रावलकोट पहुंचे तो कैसे पहुंचे। हमारी नफरी ने वहाँ पे रेड किया और रेड के दौरान हमने जब उनको हैंड्स अप किया तो उस हैंड्स अप के दौरान ही उनमें से एक बंदा था जो जबरान था, उसने उसके हाथ में ग्रेनेड था, उसने ग्रेनेड फेंका जिससे हमारे पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हो गए, उसका अपना एक साथी भी जख्मी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब पुलिस को फायरिंग शुरू हो गई उनकी, तो काउंटर में पुलिस ने भी फायरिंग की, तो पुलिस वाले वो भी बंदे चुके जख्मी हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये बात तो पीओके की थी। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। सीमा पर झड़पें युद्ध में बदल गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने टैंक उतार दिए हैं तो टीटीपी लड़ाके उनका मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कैसे बलूचिस्तान के चगाई जिले में अफगान पाक सीमा पर अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तान सेना के बीच झड़पें हुई। बख्तरबंद गाड़ियों से पाक सेना मोर्चा संभाले है, लेकिन टीटीपी के लड़ाके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल बलूचिस्तान के चगाई जिले के पास तनाव अभी भी बना हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, यानी दक्षिण में बलोच पाकिस्तान को पीट रहे हैं, उत्तर में टीटीपी लड़ाके, और अब तो पीओके में भी टीटीपी के लड़ाकों का घुसना हैरानी भरा है। चारों तरफ से मुनीर की सेना मार खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया कि पीओके में ज्यादातर लोग भारत के साथ गर्व महसूस करते हैं, केवल कुछ गिने चुने से लोग हैं जिन्हें भटकाया जा रहा है। और उन्होंने दावा भी किया कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा अपना हिस्सा वापस आएगा और कहेगा, मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा वापस आएगा और वहां के लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम भारत हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। थोड़ी ही देर बाद विदेश मामलों के जानकार विनोद शुक्ला जी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आपका दत्ता सर। जिस तरीके से पाकिस्तान में सिरदर्दी बढ़ रही थी, एक तरफ तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जहां मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, और जो पहले से अंदरूनी मसले थे वो थे ही, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, ये और फिर टीटीपी के बढ़ते हुए कदम। अब जब पीओके में टीटीपी की एंट्री हो गई है तो ये पाकिस्तान के लिहाज से कैसा है, और मैं पूछूंगी कि आज हिंदुस्तान के लिहाज से कैसा है? देखिए, जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि किस तरह से पीओके के लोग वहाँ परेशान हैं और किस तरह से टीटीपी वहाँ बदस्तूर पाकिस्तानी सेना पे हावी है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जितना संसाधन जो मेनलैंड पाकिस्तान है वो वहाँ से लेता है, उतनी उसने वहाँ प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। ना वहाँ के लोगों के लिए ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेजर एयरपोर्ट है वहाँ, और जितनी पन बिजली योजना है वो सारी मेनलैंड में इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ के लोगों पे जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है वो जानते हैं और वो खुद चाहते हैं। उन्होंने कई बार इस तरह के, अरशद अयूब का अगर आप बयान सुने, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट है पीओके के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि एक बार आप बाउंड्री या बॉर्डर खोल के देखिए किस तरह से हम भारत की तरफ जाना चाहेंगे। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, केवल फौजी वर्दी पहन लेने से मतलब दहशतगर्दी और वर्दी पाकिस्तान में एक सिनोनिमस, मतलब एक पर्याय हो चुके हैं एक दूसरे के। लेकिन केवल लोगों पे अत्याचार करके, केवल लोगों को डरा के, केवल लोगों को जेल में डाल के, आप देखिए कितने प्राइम मिनिस्टर उनके जेल में गए हैं, कितने प्राइम मिनिस्टरों को उन्होंने सजा दी है या फांसी चढ़ाया गया है, कितनों को विदेश भागना पड़ा। तो ये सब चीजें देखते हुए वहाँ के लोग परेशान हैं और वो इसका खैर मकदम करेंगे अगर भारत पीओके की तरफ बढ़ता है और उसको अपने देश में मिला लेता है, क्योंकि आखिरकार वो जगह तो हमारी ही है ना। बिल्कुल, आपने कहा कि जगह हमारी है, और इससे पहले भी भारत के बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े चेहरों की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी
दिक्कतों की बात करते हैं और ये जो अलग अलग जगह विद्रोह की बात करते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान पर बड़ी चोट होगी, लेकिन टीटीपी के बढ़ते कदम पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। और चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी जो बड़ी चोट हुई वो पीओके में भी अलग अलग जगह आतंकी ठिकाने थे जिन्हें खत्म किया गया। मतलब एक चोट तब पड़ी, पीओके के लोगों ने समझ लिया कि आतंक को पालना, यहाँ आसपास अगर आतंकी है तो कितना ज्यादा खतरनाक है। अब टीटीपी के भी बढ़ते कदम है, क्या ये बहुत बड़ी वजह है क्या जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा जब पीओके के लोग खुद उठकर कहेंगे कि हमें भारत में विलय होना है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, अरशद अयूब का मैंने नाम लिया, अयूब मिर्जा जो है, और भी इस तरह के कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि साहब, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह वादी कश्मीर में डेवलपमेंट है, किस तरह भारत में सभी समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए इस सरकार ने कितना कश्मीर के लिए, क्योंकि मेरी बुनियादी तालीम कश्मीर में हुई है तो मुझे मालूम है, मैंने कश्मीर को बचपन से लेके तकरीबन 55 तक देखा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर देखें तो वो ये देख रहे हैं कि साहब किस तरह से एक देश अपने सारे जितने सूबे हैं उनको लेके चलता है। अगर कोई सूबा पीछे है भी तो भारत उस पर तवज्जो दे रहा है। अभी आप देखिए कितनी रोजगार वहां खुले हुए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज वहां हो गई हैं लोग, और यही तो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए उसने पहलगाम किया। अनप्रेसिडेंट टूरिस्ट वहां गए थे, वहां लोगों ने सनत लगाना शुरू कर दिया था, इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान से ये देखा नहीं जाता और उनके सीने पे सांप लौटते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि साहब एक हम ऐसे देश में शामिल हों जहां हमें एक मुअज़्ज़ज़ शहरी का जो दर्जा है वो मिले, हमें भी वो सहूलियतें मिले, हमारे बच्चे भी आगे एडवांस करें, हमारी जो महिलाएं हैं, ख्वातीन हैं, उनको भी एक इज्जत भरी जिंदगी मिले। तो ये सब चीजें केवल भारत में ही मिल सकती हैं और इसीलिए वो भारत से अलहदा होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में यही हो रहा है, सूबा सिंध में हो रहा है। अलग अलग जगह ये जो विद्रोह की खबरें हैं वो तो थी। अच्छा, पाकिस्तानी फौज के लिए तो बड़ी चोट अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हुई। अलग अलग जगह जो मुखालफत है वो भी पाकिस्तानी फौज झेल ही रही थी, लेकिन अब खबर ब्रिगेडियर दत्ता ऐसी मिल रही है कि डूरंड लाइन के आसपास का जो एरिया है जहां पर टीटीपी के लड़ाके और पाकिस्तानी फौज की झड़पें हुआ करती थी, वहां अब बाकायदा युद्ध की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तानी फौज ने टैंक्स उतार दिए हैं और सीधे तौर पर ये टक्कर अब युद्ध जैसी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये कैसा कदम है पाकिस्तान के लिहाज से और क्या हो सकता है आगे? देखिए, अफगानिस्तान ने खासकर जब से ये तालिबान 2 की सरकार आई है तब से उन्होंने बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया है कि साहब डूरंड लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें इसमें ईस्टवर्ड हमें मूव करना है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वो अफगानिस्तान का है और हम उसको लेके रहेंगे। टीटीपी ने देखिए कई पोस्टें पाकिस्तानी सेना से छीन ली हैं, पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से वहां खदेड़ा है। और पाकिस्तान जिस तरह की वल्नरेबिलिटी में है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि साहब फील्ड मार्शल बनने से केवल देश के हालात नहीं सुधरते हैं। आपकी देखिए सेना को जिस तरह खदेड़ा गया है, कल परसों आप देखिए किस तरह से बलूचिस्तान में आईडी ब्लास्ट में सेना की गाड़ी को, क्वेटा जैसी जगह में वहां पाकिस्तानी सेना की मरम्मत हो रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वल्नरेबल है और किस तरह से ये जो मतलब जो इंडिपेंडेंस चाहने वाले जो फैक्शंस है वो किस तरह से हावी हैं। और इन तालिबान के इलाकों को आप कम मत समझिए। आप देखिए पाकिस्तानी सेना ने कई पोस्टें मतलब सेना को खदेड़ दिया और उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो अभी भी उसके कब्जे में है। अगर किसी सेना को टैंक्स उतारने पड़ जाएं तो आप बताइए कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर ये वैसे ही दहशतगर्द होते तो नॉर्मल जो इन्फेंट्री ऑपरेशंस हैं उनमें काबू कर लिया जाता, लेकिन अगर आर्मर्ड डिप्लॉय हो गई है तो इसका मतलब जो चीजें हैं वो काफी संजीदा हैं और क्रिटिकल है। अब इस संजीदा और क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तानी फौज क्या करेगी जो ऑलरेडी बैकफुट पर है, जो यहाँ से चोट खाती है फिर वहां पहुंच जाती है, बड़ी संख्या में इस्तीफे हो जाते हैं, भारत की हार तो पिट ही चुकी है। भले ही आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, लेकिन इन सब चुनौतियों से निपटने का कोई प्लान नजर आ रहा है आपको ब्रिगेडियर दत्ता? पाकिस्तान को टूटने से बचाने का कोई प्लान हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता और जिस तरह की खाना जंगी है, जिस तरह की उनकी ब्रिटल इकोनॉमी है, जिस तरह से वहाँ मतलब
आवाम परेशान है, क्योंकि बुनियादी चीजें वहां लोगों को नहीं है, आटा नहीं है। अभी आप देखिए जब ऑपरेशन हुए थे तो पेट्रोल बंद कर दिया गया था पूरे आवाम के लिए। तो ये सब चीजें बताती हैं। और ये तो अगर भारत के साथ उसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अगर डिप्लॉयड रही तो वैसे ही उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी सेना मतलब बैरक से बंकरों में जाती है तो उसका जो मेंटेनेंस है वो काफी हो जाता है। बिकॉज मतलब जो कैंटोनमेंट में है वहाँ कई चीज जो सहूलियतें होती हैं या जो फैसिलिटीज होती हैं वो इन सिटू होती हैं। यहाँ आपको हर चीज करनी पड़ती है, गाड़ियों का मूवमेंट होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और देखिए बलूचिस्तान में उसकी जो ट्रुप्स हैं वो डिप्लॉयड है। यहाँ आप ये देखिए टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको वो करे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी हालत बड़ी खराब है। लेकिन ये है कि आपने बता दिया इकोनॉमी को बड़ी चोट पाकिस्तान में, हाथ में वो भीख वाला कटोरा है ही, खाने पीने की किल्लत है, आटे के पैकेट पर जान लेने को आमादा। इन सब के बीच ही मेरे साथ में विनोद शुक्ला भी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। आपका मैं रुक करूं लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो द्विपक्षीय ही होगी, आतंकियों को सौंपे जाने पर होगी, पीओके की वापसी पर होगी, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं ख़त्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य पे, और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता है, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ये सब वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजे जब देश को संबोधित किया था तो बड़ी बातें कही थी। खून पानी साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर भी होगी, पीओके पर भी होगी, और उस वक्त बड़ा इसका मायने और मतलब निकाले गए थे। लेकिन विनोद शुक्ला जी, पीएम मोदी ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, और अब हमने जायसवाल जी को भी सुन लिया। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या अब अगले स्टेप की बारी है जो पाकिस्तान पर और गहरी चोट करे? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत अपने जो रुख है उस पर लगातार कायम है और उसको रादर थोड़ा सा टाइटन करता जा रहा है विथ एवरी पासिंग डे। जो भी बात थी, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी के बैन्स की बात हो या आतंकवाद पर हमले की बात हो या ऑपरेशन जो सिंदूर है इसको हॉल्ट पर, पॉज पर रखने की बात हो, और ये सारी चीजें, उसके अलावा जब ग्लोबल एक ग्लोबल मन तैयार करने के लिए कि भाई पाकिस्तान इस तरह का कर रहा है भारत के साथ, तो ये सारा एक साथ लगातार कलेक्टिवली किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से अलग थलग पड़ा है। अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने जो टेरर बेसेस थे उन पर हमला किया, वो प्लस जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं पाकिस्तान के, ये तीनों मिलाकर के पाकिस्तान के लिए बहुत खराब स्थिति है। तो पाकिस्तान को अपने उस पर, हालांकि इसकी गुंजाइश जीरो है कि पाकिस्तान के व्यवहार में, पाकिस्तान के आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन होने वाला है, लेकिन भारत न केवल अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो, इकोनॉमिक ऑफेंसिव, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये सब तैयार करके रखेगा और पाकिस्तान को के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सब को से दूरी बनाए आतंकवाद से, जिसकी संभावना जीरो है।
ये बेसिकली बार बार भारत आउटलाइन कर रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे होम मिनिस्टर कह रहे हैं। होम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं फिर जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में। तो ये सारी चीज उसी बात का सबूत है, उसी पॉलिसी को, उसी आइडिया को, उन्हीं बातों को कि हम अपनी जो बातें कह रहे थे उन बातों पर कायम है। और अब पहले जैसा होता था कि हमने एक डिसीजन लिया फिर उस पर स्टेप बैक कर गए, वो अब नहीं हो रहा है। भारत ने जो एक कह दिया कर दिया। और उसका सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो सिंधु वाटर समझौता है, अभी की स्थिति तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान बुरी स्थिति में है कि उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है और बहुत सारी चीजें, इसका परिणाम आगे वाले समय में होगा। इनकी फसलें खराब हो रही है, इनके पास ऐसे ही खाने की समस्या है और फसलें खराब होंगी, पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो और कितनी खराब इनकी दुर्दशा होने वाली है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कूटनीतिक फैसलों का भी असर हुआ, वैश्विक तौर पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया, बेइज्जत हो रहा है, आतंक को लेकर बेपर्दा हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, सिर्फ 87 घंटों के अंदर अंदर सिर्फ हथियारों का नुकसान अगर ऐड करें तो 7,900 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है पाकिस्तान को। और विनोद जी, अगर ये सिर्फ हथियारों के तौर पर चपत है और कूटनीतिक फैसलों का जो असर है, या जो उनकी खेती पर असर हो रहा है, या जो वैश्विक तौर पर जिस नजर से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, ये तो फिर कहीं ज्यादा बैठेगा ना। ये सवाल मुझसे है? विनोद शुक्ला जी, दोनों विनोद हैं। विनोद शुक्ला जी, सॉरी, शुक्ला जी क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि रिपोर्ट में पढ़ रही थी, सिर्फ 87 घंटे के अंदर अंदर 7,900 करोड़ की चपत लगी है पाकिस्तान को। बाकी जो भारत के जरिए फैसले लिए गए हैं उन्हें अगर ऐड ऑन करेंगे तो कहीं ज्यादा पहुंचेगी ये संख्या। देखिए, जो पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रेंथ था उसका 20% के आसपास डिस्ट्रॉय हुआ था। सारी मतलब जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश की भारत के बहुत सारे ठिकानों पर वो करने की, और सारे बेकार गए। तो वो 20%, तो अगर आप इस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो 20% ऑफ द कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की वो डिस्ट्रॉय। और ऐसा देश जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीटिंग हालत में है, मतलब उनसे बेहतर इकोनॉमी हमारे एक बड़े इंडस्ट्रीज की है, मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। किसी छोटे इंडस्ट्रीज की बात कीजिए तो उनसे बड़ी इकोनॉमी तो उस इंडस्ट्रीज की है भारत की। वो देश हाँ। अगर इस तरह की बात करे और इस तरह के मिस एडवेंचर करेगा हाँ। तो उसका क्या हाल होगा ये सबको मालूम है। लेकिन वो एक नशे में जीते हैं, वो 70 साल 72-75 साल से उनको भारत घृणा का एक इस तरह का नशा वो किया गया है कि वो बर्बाद होंगे। उनकी आपने तो वही बात कर दी जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो कह रहे हैं कि सस्ता नशा किया हुआ है लगता है पाकिस्तान वालों ने, जो हारने के बाद भी, चपत खाने के बाद भी फिर वहां जश्न भी मना, आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया। ब्रिगेडियर दत्ता, जो आज की सिचुएशन है वो तो पहले से ज्यादा अगर कंपैरिजन में करूं तो और ज्यादा क्रिटिकल हो गई ना, क्योंकि टीटीपी पीओके में भी घुस गई। बिल्कुल, आप ये देखिए पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और आसिम मुनीर को ये मालूम है जब उन्होंने डिक्टेट किया शहबाज शरीफ को कि आप ये आदेश निकालें और मुझे फील्ड मार्शल बनाएं, क्योंकि अब उनके पास केवल 2 विकल्प थे शहबाज शरीफ के साथ, या तो वो उनको भी इमरान खान के बगल वाली कोठरी में पहुंचा दिया जाता या ये तख्ता पलट कर देते। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मेरी कुर्सी भी बची रहेगी। और देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब शहबाज शरीफ को ये बिल्कुल पावर से बेदखल कर देंगे, या तो उनको अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह विदेश जाना पड़ेगा, या मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एम्बिशन है आसिम मुनीर का, वो ये चाह रहे हैं कि साहब जैसे जनरल मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल बन गए थे सन 65 में, याहिया खान वगैरह ये चीफ मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, तो वही चीज वो रिपीट करना चाहते हैं। तो उनके लिए चाहे पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए, उनका जो एम्बिशन है कि साहब मैं पाकिस्तान का सरबराह रहा हूं, मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या चीफ मार्शल लॉ या चीफ एग्जीक्यूटिव, जो भी वो नाम देना चाहें उस अपॉइंटमेंट को,
मैं वो रहा हूं, तो उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो पूरा होगा। उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए आवाम कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए फौज को गाजर देश मूली की मायने तरह अगर कटवा रखता भी तो आज पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते। सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदली पाकिस्तान की तस्वीर। हर दिन के साथ बदतर जरूर हो रही है, ये जरूर अब दुनिया देख रही है पाकिस्तान को।